हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है उत्प्रेरण। जो कौन सा टॉपिक है? उत्प्रेरण, जिसको हम क्या कहते हैं? कैटालाइसिस। कैटालाइसिस होता क्या है, कहाँ से ये आया है, किस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पर अपन कहते हैं सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक का नाम आता है बर्जीलियस। वैज्ञानिक का नाम क्या आता है? बर्जीलियस। वैज्ञानिक है बर्जीलियस। इन्होंने 1835 में एक शब्द दिया था जिसका नाम होता है क्या? उत्प्रेरक। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1835 में एक शब्द दिया था जिसका नाम क्या होता है? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक को अपन डिफाइन कैसे करते हैं? इन्होंने ये कहा था कि उत्प्रेरक अगर किसी अभिक्रिया में उपस्थित होता है तो उस अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। तो उस अभिक्रिया का वेग कैसा होता है? अधिक। यदि उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक ना लिया जाए तो उस अभिक्रिया के वेग में क्या आती है? कमी आती है। तो यहां से इन्होंने क्या कहा था कि उत्प्रेरक को परिभाषित कैसे करें कि यह होता क्या है? तो इन्होंने कहा था ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं उत्प्रेरक की स्थिति में आते हैं। तो यहां से दोबारा से परिभाषा सुन लें। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। मतलब उनमें खुद में चेंजिंग नहीं होगा कुछ भी, जैसा वो काम में ले रहे हैं वैसा ही वो लास्ट में मिल जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं? केवल अभिक्रिया के वेग को चेंज करेंगे। चेंज का मतलब है कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। सामान्यतः ज्यादातर स्थिति में अभिक्रिया वेग क्या होता है? बढ़ता है। तो ये तो परिभाषा किसकी होती है? उत्प्रेरक की। एग्जाम्पल के तौर पर अपन लें, माना कि पोटेशियम क्लोराइड होता है KClO3 का तापीय विघटन। तापीय विघटन देखें, अब इसका विघटन देखेंगे 2KClO3। तापीय विघटन देखें तो ये 600 डिग्री सेल्सियस पर टूट करके क्या बनाता है? 2KCl प्लस में 3O2। टेम्परेचर कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस, या इसको अपन कहते हैं 873 केल्विन। ताप की आवश्यकता होती है यहाँ पे। लेकिन दूसरी कंडीशन में इसके विघटन में एक ऐसा पदार्थ यूज ले लें जो किसकी तरह कार्य करे? उत्प्रेरक की तरह। और उत्प्रेरक की तरह किसको ले रहे हैं अपन? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो यह अभिक्रिया कम ताप पर ही संपन्न हो जाती है। यहाँ देखो 600 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ कितना ताप काम में आ रहा है? 338 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है? वो किसके कारण है? MnO2 के कारण। तो यहाँ से उत्पाद क्या बनेगा? KCl प्लस में 3O2। तो हम ये कह सकते हैं पहले अभिक्रिया अधिक ताप पर संपन्न हो रही थी, लेकिन जब इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो यह अभिक्रिया कम ताप पर आसानी से संपन्न हो जाएगी। तो यह जो पदार्थ है इसको क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक। क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक। अब यहां से अपन यही परिभाषा दे रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं तथा स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है भाई, कोई समस्या परिभाषा में और एग्जाम्पल 1 शो कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे हम किसके बारे में? दो शब्द होते हैं, एक तो होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विश्व। कौन कौन से शब्द होते हैं? दो। एक तो होता है उत्प्रेरक वर्धक, एक होता है उत्प्रेरक विश्व। वर्धक कह रहे हैं, एक वर्ड कौन सा है? उत्प्रेरक विश्व। दोनों को डिफाइन करें। वर्धक का मतलब होता है इंक्रीज करने वाला, बढ़ाने वाला, और विष का मतलब है पॉइजन, जहर। अब जहर का जो कार्य है वो क्या करेगा? वो तो घटाएगा। तो यहां से हम परिभाषा क्या देते हैं? ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं हम?
ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। ऐसे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है हम N2+3H2 क्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया। तो इस अभिक्रिया में आयरन क्या लेते हैं? उत्प्रेरक। और मोलिब्डेनम क्या होता है? उत्प्रेरक वर्धक। क्या होता है यहाँ पे? आयरन तो क्या है? उत्प्रेरक है, और MO है वो है उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, तो यह जो MO है वह आयरन की क्रियाशीलता को क्या करेगा? बढ़ाएगा, या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है भाई। उसके बाद है उत्प्रेरक विष। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है, इसी अभिक्रिया की बात करें हम, 3H2 आयरन क्या है यहाँ पे? उत्प्रेरक। बनेगा क्या? 2NH3। लेकिन यहाँ पे क्या ले लिया अपन? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या ले लिया हमने यहाँ पे? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या कहलाता है? उत्प्रेरक विष। क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक विष। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इस अभिक्रिया के लिए अपन कह सकते हैं आयरन के लिए उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है। तो उस आयरन की जो क्रियाशीलता है उसके मान में क्या आएगी? कमी आएगी। तो यहाँ से दो चीज अपन ने ली है। यहाँ तो मोलिब्डेनम है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करेगा? बढ़ा रहा है। यहाँ पे जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल है, वह आयरन की क्रियाशीलता को घटाता है। तो एक तो काम आएगा किसकी तरह? उत्प्रेरक वर्धक की तरह, और एक क्या होगा? उत्प्रेरक विष। ठीक है, सीधी सी परिभाषा है। ऐसा पदार्थ जो क्रियाशीलता को बढ़ाएगा उत्प्रेरक की, उत्प्रेरक वर्धक है। जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाएगा उत्प्रेरक विष कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई दोनों परिभाषाएं। उसके बाद हम बात करेंगे उत्प्रेरण की। क्या बात करेंगे? उत्प्रेरण की। परिभाषा क्या होती है उत्प्रेरण की? देखो, वह अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, वह अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। वह अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है वह क्या कहलाती है? उत्प्रेरण। ठीक है, अब यहां से अपन देख रहे हैं इसके भी दो प्रकार होते हैं। ये अभिक्रिया भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। दो प्रकार कौन से होते हैं? एक तो होता है समांगी उत्प्रेरण। एक तो होता है कौन सा? समांगी उत्प्रेरण। समांगी का मतलब होता है समान अंग या समान भाग, कि ऐसी कोई अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत, या वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों समान प्रावस्था में होते हैं समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कह रहे हैं हम? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों समान प्रावस्था में होते हैं समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे एस्टर का जलापघटन। एस्टर का क्या होता है? जलापघटन। एस्टर का जलापघटन देखेंगे तो अपन क्या कहेंगे? CH3 COO C2H5। ये क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। जलापघटन करेंगे तो जल की उपस्थिति में विघटन है, जल की उपस्थिति में टूटना किसकी प्रेजेंस में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्ल की उपस्थिति में होता है। यहां से अपन देखें क्या बनेगा? CH3 COOH एसिटिक अम्ल और प्लस में C2H5OH एथेनॉल। अब देखें इस अभिक्रिया में एस्टर कैसा होता है? लिक्विड। जल भी क्या होता है? लिक्विड। ये भी दोनों क्या होते हैं? लिक्विड। अब अपन ये कहें कि इस अभिक्रिया में अभिकारक द्रव अवस्था में है, उत्पाद भी द्रव अवस्था में है और उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में होता है।
मतलब जिस अभिक्रिया में सभी पदार्थ उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों समान प्रावस्था में होते हैं तो क्या कहलाती है? समांगी उत्प्रेरण। क्या कहलाएगी? समांगी उत्प्रेरण। जैसे अपन एक एग्जांपल ये भी ले, SO2 प्लस हाफ O2 NO क्या बनेगा? SO3। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या होती है? गैस। तो सभी पदार्थ एक जैसी कंडीशन में है या नहीं है? एक अवस्था में है, समान प्रावस्था में है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण। क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलें आगे। ठीक, दूसरा प्रकार देखेंगे अपन, कौन सा आएगा? उसको हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। दूसरा कौन सा प्रकार है? विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी मतलब है विषम अंग, भिन्न भाग, भिन्न भिन्न प्रावस्था। तो उसको परिभाषित अपन कैसे करें? वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक में से अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक में से कोई भी एक अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक में से कोई भी एक भिन्न प्रावस्था में होता है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। मतलब कोई भी डिफरेंट कंडीशन होना चाहिए, उससे हम क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे SO2 प्लस हाफ O2 क्या बन रहा है? यहां से SO3, यहां पे क्या हमने ले लिया? क्या? प्लेटिनम धातु। दूसरी स्थिति N2 प्लस 3S2 आयरन, क्या बन रहा है? NH3। देखो यहाँ पे SO2 गैस है, O2 गैस है, SO3 गैस है, लेकिन प्लेटिनम क्या होता है? ठोस होता है, सॉलिड होता है। तो यहां से अपन क्या कहेंगे? पहली अभिक्रिया में अभिकारक गैस है, उत्प्रेरक भी गैस है, लेकिन वो अपना अभिकारक गैस है, उत्पाद भी गैस है, लेकिन उत्प्रेरक ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी गैस है, लेकिन उत्प्रेरक किस अवस्था में है? ठोस में। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरण। मतलब कोई ना कोई एक पदार्थ भिन्न प्रावस्था में है या नहीं है, और जब भिन्न प्रावस्था में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण के दो प्रकार हो गए, समांगी और विषमांगी। कोई दिक्कत किसी को भी? तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? उत्प्रेरक की परिभाषा, उत्प्रेरण की परिभाषा, उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक। आगे हम बात करेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। किसकी बात करेंगे? उत्प्रेरक के प्रकार। अगला इसी में पॉइंट है उत्प्रेरक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। उत्प्रेरक के प्रकार कितने होते हैं? तो यहां से हम बात करेंगे। उत्प्रेरक होते हैं कितने प्रकार के? 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो चारों को अपन एक एक करके डिवाइड करें। 4 प्रकार कौन से होते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक, एक होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, एक होते हैं स्वतः उत्प्रेरक, और एक होते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। 4 बताए मैंने, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और प्रेरित उत्प्रेरक। इन चारों के बारे में इनके अंतर्गत या इस टॉपिक में अपन अध्ययन करेंगे। अब कैसे कैसे एक एक करके सभी को देखेंगे। कौन कौन से बताए मैंने? धनात्मक, ऋणात्मक, प्रेरित और स्वतः। तो चारों को एक एक करके डेफिनेशन दें, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला आता है कौन सा? धनात्मक। कौन सा आता है? धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट। परिभाषा क्या होती है सुने। नॉर्मल टॉपिक है ये, आराम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अपन को ध्यान से बोर्ड पे देखना है। जो भी टीचर्स बताता है उसको अपन कंसल्ट करें या ध्यान से देखें, तो वो आराम से क्लियर हो पाएगा। धनात्मक उत्प्रेरक होता क्या है कि ऐसे उत्प्रेरक या ऐसे पदार्थ
जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं वो क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी लाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी लाते हैं जिससे अभिक्रिया अधिक वेग से संपन्न हो जाती है। मैंने एक प्रभाव भी बताया था, फोर्थ चैप्टर में था उत्प्रेरक का प्रभाव, उसी में यही था। जैसे अपन ये ग्राफ बनाते हैं, शुरुआत में इस प्रकार की स्थिति, प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, सक्रिय ऊर्जा कितनी थी? ये वाली। लेकिन उत्प्रेरक अपन लेते हैं तो ये जो ऊंचाई है इसके मान में क्या आती है? कमी। अब सक्रिय ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? ये तो EA1 है, ये क्या है? EA2। तो बाद में सक्रिय ऊर्जा का मान घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। किसकी प्रेजेंस में? धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, और सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है जिससे अभिक्रिया वेग का मान बढ़ जाएगा। कोई भी एग्जांपल जो भी अब तक अपन पढ़ रहे हैं, N2 + 3S2 2NH3 आयरन। आयरन क्या कहलाएगा? यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? धनात्मक उत्प्रेरक की तरह। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरक। दूसरा कौन सा है? बी है ऋणात्मक उत्प्रेरक। परिभाषा क्या होती है सुने। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, घटाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल कैसे होता है? ये जो उत्प्रेरक हैं उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान में वृद्धि करते हैं, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अपोजिट हैं। धनात्मक तो अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, ऋणात्मक अभिक्रिया वेग को घटाता है। धनात्मक सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी लाता है और ऋणात्मक सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है? बढ़ा देता है, जिससे अभिक्रिया वेग क्या होगा? घटेगा। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसका हम विघटन देखते हैं किसकी उपस्थिति में? ग्लिसरॉल। किसकी उपस्थिति में देखते हैं? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो यहां से क्या बनता है? 2H2O प्लस में O2। क्या बनेगा? 2H2O प्लस में O2। देखो हाइड्रोजन कितने? 4 है, यहाँ पे प्रेजेंट 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है वह इस अभिक्रिया के वेग में कमी लाएगा। क्या लाता है? कमी। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाता है वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो सीधा सा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो वियोजन है वह ग्लिसरॉल की उपस्थिति में यदि होता है तो उस अभिक्रिया में ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, अर्थात यह अभिक्रिया के वेग को कम करता है। तो हमने दो उत्प्रेरक पढ़ लिए, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, समस्या किसी को भी? चलें आगे। ठीक, आगे देखेंगे अपन तीसरा प्रकार कौन सा है? देखो, स्वतः उत्प्रेरक। तीसरा कौन सा प्रकार है? स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक होता क्या है वो सुने, कि वह उत्प्रेरक या ऐसा उत्प्रेरक, या अपन ऐसे कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही यदि उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो उससे हम क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक। क्योंकि हम ये जानते हैं किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणु क्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं।
और उत्पाद अगर बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है, उत्पाद अगर बनता है तो उस उत्पाद में से अगर कोई पदार्थ ऐसा है जो उस अभिक्रिया के वेग को प्लस करता है, बढ़ाता है, तो उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। जैसे एग्जाम्पल देखें, एस्टर का जलावटन देखा था अपन ने, CH3COOH प्लस में H2O, ये अभिक्रिया कराते हैं हम CH3COOH प्लस में C2H5OH, मतलब एस्टर है ये नहीं, C2H5 ये क्या है, एस्टर। अब एस्टर का हम क्या कर रहे हैं, जलावटन करा रहे हैं, जलावटन करा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल। क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल। और ये क्या है, एथेनॉल। क्या है यहाँ पे, एथेनॉल है। अब यहां से अपन कहें कि जब इसका जलावटन कराते हैं तो ये जो अभिक्रिया है वो दोनों तरफ होती है, तो जैसे अपन अपघटन कराएंगे तो कुछ मात्रा में ये बनेगा और ये बनेगा, लेकिन जैसे ही अब अपन ये करें शुरुआत में जो ये बन रहा है तो ये जो अभिक्रिया वो धीमी गति से संपन्न होती है, लेकिन जैसे ही इसका निर्माण हो जाता है थोड़ी सी मात्रा में तो इस अभिक्रिया वेग में तीव्रता से वृद्धि होती है, या इस अभिक्रिया का वेग एकदम से अचानक से बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल की मात्रा है वह उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है, या अपन कह सकते हैं जो एसिटिक अम्ल है वो स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो कह सकते हैं हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही यदि उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। तो अपन कह सकते हैं जैसे एस्टर का जलावटन कराने पर एसिटिक अम्ल तथा एथेनॉल की प्राप्ति होती है, लेकिन सर्वप्रथम या प्रारंभ में अभिक्रिया धीमी गति से होती है, लेकिन जैसे ही कुछ मात्रा में एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है तो वह उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो उस एसिटिक अम्ल को इस अभिक्रिया के लिए क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। क्योंकि बाहर से कोई पदार्थ थोड़ी लिया है, केवल उसी अभिक्रिया में बन रहा है तो उसी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, तो वही क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। उसको हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है, आगे हम बात करेंगे चौथा, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, प्रेरित उत्प्रेरक। कौन सा आएगा अगला, प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जैसे एक चुंबक है, दूसरी चुंबक आ गई, अगर पहली चुंबक अकेली रखी हुई है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन दूसरी चुंबक अपन लेके आए तो उसमें कोई ना कोई गति होगी या कोई ना कोई डिस्टरबेंस आएगा, नहीं आएगा, तो वो किसके कारण है, दूसरी वाली चुंबक के कारण या दूसरी वाली चुंबक के प्रेरण के कारण है। प्रेरण का मतलब होता है कहीं ना पास वाले की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन परिवर्तित हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। जैसे एक स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण किसमें पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो होगा कहीं भी। तो हम यही कहते हैं कि प्रेरित का मतलब होता है जैसे किसी भी स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट से क्या हो जाए, प्रेरित हो जाए। जैसे अपन कहते हैं कि कोई 60% का स्टूडेंट है वो 90% के पास बैठने, 90% वाले कैंडिडेट के पास बैठने लग जाए, तो कुछ दिनों में उसमें चेंजिंग आएगा। क्यों होगा, क्योंकि वो दूसरे वाले जो स्टूडेंट है उससे प्रेरित होगा। 90% वाले स्टूडेंट से क्या होगा, एक्साइटेड होगा, प्रेरित होगा, जिससे अपना खुद डेवलप करेगा या खुद में डेवलपमेंट वहां पे मिलेगा। तो प्रेरण का मतलब ही होता है एक की उपस्थिति में दूसरे का फायदा, लाभ होना। तो यहाँ पे कैसा होता है कि ऐसा उत्प्रेरक, या अपन कह सकते हैं जैसे जब दो अभिक्रिया अलग अलग स्थिति में संपन्न होती है तो एक अभिक्रिया तो आसानी से हो जाती है, लेकिन दूसरी अभिक्रिया आसानी से नहीं होती। लेकिन जब दोनों अभिक्रियाओं को मिक्स कर दें तो दोनों अभिकारक अणु या दोनों अभिक्रियाओं के अभिकारक अणु क्रिया करके आसानी से उत्पाद बना लेते हैं। तो उसमें पहली अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, प्रेरित उत्प्रेरक की तरह। अब यहां से देखें, जैसे
Na2SO3, इसको हम कहते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या कहते हैं? सोडियम सल्फाइड। प्लस में हाफ O2, क्या बन रहा है यहाँ से? Na2SO4, क्या बनेगा? इसको अपन क्या कहेंगे? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट है, मतलब उत्पाद की प्राप्ति हो रही है, अभिक्रिया अपनी दिशा में जा रही है। लेकिन एक स्थिति आती है Na3AsO3 प्लस में हाफ O2, ये जो अभिक्रिया है नहीं होती, इसको हम कहते हैं सोडियम आर्सेनाइड। क्या कहते हैं? सोडियम आर्सेनाइड। मतलब मैंने दो अभिक्रियाएं ली हैं, एक तो ये है, एक ये है। पहली वाली अभिक्रिया में सोडियम सल्फाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर के सोडियम सल्फेट बनाता है, लेकिन दूसरी अभिक्रिया में सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीकृत होकर के उत्पाद का निर्माण नहीं करता। मतलब एक अभिक्रिया तो होती है, एक अभिक्रिया नहीं होती। जब दोनों अभिक्रियाओं को मिला दें तो कैसे होगा? देखो यहां से अपन क्या कर रहे हैं? दोनों को मिला रहे हैं Na2SO3 प्लस में Na3AsO3, प्लस में क्या ले लें अपन? O2। तो यहां से क्या मिलेगा? Na2SO4 प्लस में Na3AsO4 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन कितने? दो हैं, एक ऑप्शन इसके लिए काम आ जाएगा, एक ऑप्शन इसके लिए। अब देखो दोनों उत्पाद बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये अभिक्रिया हम नहीं लेते तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इस वजह से इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरक। तो यहां से सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट का निर्माण हो जाता है। तो सीधा सा है कि सोडियम सल्फाइड ऑक्सीकृत होकर के आसानी से सोडियम सल्फेट बनाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीकृत होकर के सोडियम आर्सेनेट नहीं बनाता। लेकिन जब दोनों को मिलाया जाता है तो उसमें प्रथम अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है तथा दोनों अभिक्रियाओं से उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तो होता है प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो हमने कितने प्रकार पढ़े हैं उत्प्रेरक के? 4। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। चारों टाइप क्लियर है? कोई समस्या? तो ये जो टॉपिक है उसमें कुछ अपने परिभाषाएं पढ़ी हैं, एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, वो हमें ध्यान से देखने और याद भी करने हैं, पढ़ने भी हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एक तो समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत और एक विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।